जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एंड आई एम आशीष सिंह। आई विल टीच यू फिजिक्स। और हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कशन होगा। लेट्स वी स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज, कि आवेश होता क्या है और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे। अगर सिंपली बात करी जाए तो जितनी भी फिलॉसफी स्टार्ट्स होती हैं वो एटम से स्टार्ट होती हैं, और एटम बनता किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली होता ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन क्या है? दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। और दूसरी चीज, नंबर सेकेंड थिंग, कि कोई भी एटम है तो ये फुल्ली क्या होगा? न्यूट्रल। अब चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस क्यों होगा? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज का प्रोड्यूस करना है तो उस पर या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन का गेन। जैसे ए न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज इफ इट गेन्स लॉस और गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, कुछ के माइंड में ये आएगा आप लोगों को कि चार्ज के लिए प्रोटॉन भी रिस्पॉन्सिबल है, बट प्रोटॉन के साथ प्रॉब्लम है कि वो लाइज करता है इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में लाइज करता है तो इसे न्यूक्लियस से रिलीज करना दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज की बात होगी वो ओनली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, there are mainly two types of charge, one is a positive and other is negative. कहीं कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज की बात करेंगे तो अब हम प्रोटॉन को तो ऑब्जेक्ट से निकाल नहीं सकते न्यूक्लियस से, है ना? तो वहां पे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ कौन? लॉस और गेन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस क्रिएट करें तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का गेन क्रिएट करें तो वो कैसी चार्ज हो गई? इट विल नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन इट विल पॉजिटिवली चार्ज एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज इफ एन ऑब्जेक्ट गेन सम इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली, और इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी? दैट विल बी नेगेटिव। ओके, फिर बोल, द ऑब्जेक्ट्स विद लाइक अ चार्ज रिपल विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 10th क्लास में स्टडी किया होगा। अनलाइक चार्जेस आर रिपल्सिव। रिपल्सिव चार्जेस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो दैट्स प्लस एंड प्लस। फोर्स कैसा आया? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स इट विल आउटसाइड, और अनलाइक चार्जेस मीन्स वन इज प्लस एंड अदर इज माइनस, देन फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्ट। ओके, तो दैट्स, और ये मेथड है हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन ए ग्लास ऑफ रॉड is rubbed with the silk or plastic rod, then both acquire opposite charges. मतलब अगर हम किसी ग्लास रॉड को प्लास्टिक के साथ या सिल्क के साथ रब कर दें तो दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा उसका भी एग्जाम्पल होता है, उसकी भी फिनोमिनाज होती है। जैसे सबने देखा होगा, हमें विंटर में ठंडी लगती है तो हम लोग अपना हाथ रब करते हैं। रब करने से क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी। और एनर्जी जब किसी एटम को मिलेगी तो एटम में सबसे पहले वो एनर्जी कौन रिसीव करेगा? रिसीव करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली इट विल इमिट्स फ्रॉम द एटम। अपने एटम को ये क्या करेगा?
छोड़ देगा, और जैसे एटम को छोड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस, और एक पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो सच दैट द ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ चार्ज प्रोड्यूसिंग बाय द फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस विधि से आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, घर्षण विधि से, बाय फ्रिक्शनल मेथड। जब भी रबिंग की बात आए, और फ्रिक्शनल मेथड की एक सबसे स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होगा, बट नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या आएगा, दैट विल बी गेन। तो दैट इज एग्जांपल। ए सिंपल अपीयरेंस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आर यूज्ड डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी। एक स्टेप है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज के अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, या इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ या नहीं, वो कौन बताएगा, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्टेट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस यहां से थ्योरेटिकल बन सकता है आपके लिए, तो इस टर्म को विशेष रिमेंबर रखो। किस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं चार्ज, ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, तो दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर डिस्कस होते हैं आपके पेपर्स में। ओके, नाउ देयर आर मेनी मेथड ऑफ चार्जिंग, हाउ टू प्रोड्यूस ऑन चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसमें से एक मेथड है बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपने समूह में या गांव में सुने होंगे ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं संगत का प्रभाव। किसी के साथ हम रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहें तो कुछ उसकी अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है, बैड पीपल्स के साथ रहे तो उसकी बैड प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी को कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में इंडक्शन। बेसिकली दो तरह के इंडक्शन होते हैं, हम इंस्पायर्ड होते हैं दो वे से, एक बाई सेल्फ, बाई अदर्स। जब बाई अदर्स इंस्पायर्ड हो गए दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन, बाई सेल्फ इंस्पायर्ड हो गए दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। तो वैसे इंडक्शन भी चार्जिंग का एक मेथड है। कैसा मेथड है, जिसमें ऑब्जेक्ट कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, बस एक दूसरे के पास रखे जाएं और इट बिकम चार्ज, दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट। मतलब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले आओ विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नोन एज चार्जिंग बाय द इंडक्शन। मतलब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले आओ, और ऐसे सिचुएशन में अनचार्ज बॉडी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो ऐसे मेथड को कौन सा मेथड कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। Let us now understand how to charge on the sphere by including step by step। तो अब देखो कैसे आप चार्ज करोगे वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किस तरह से, ये जो सेंटेंस है उसको हम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कुछ चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज, और इसके हेल्प से हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चार्ज करना है। और अभी ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स देयर इज नो चार्ज। ओके, और नो चार्ज का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेम। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसी डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी बॉडी हो गई जिसको आप चार्ज करना चाहते हो। तो इसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, न्यूट्रल है, तो जितना अमाउंट में पॉजिटिव होगा उतनी ही अमाउंट में कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब प्रीवियस क्लास में, लोअर क्लासेस में स्टडी करके रखे हैं कि लाइक चार्जेज आर रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्टिव। तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं इन पर कैसा फोर्स अप्लाई हुआ, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स, तो ये अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पर रिपल्सिव फोर्स आया। तो इसी डायग्राम को फिर से हम यहां से अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करें। ये आपका बॉडी, तो सारा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फील किया और सारा पॉजिटिव चार्ज क्या फील किया, रिपल्सन। इज दैट ओके। और फिर इसी बॉडी को अगेन
सेम कंडीशन है, जो सेंटेंसेस में है वही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगेन ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गई आपके पास, और यहां पे अब हो गया नेगेटिव चार्ज ओवरऑल एक सरफेस पे, पॉजिटिव चार्ज अनदर साइड। अब इसी बॉडी को हम कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ अर्थ। अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो सब लोगों ने डिस्कस किया है, अर्थ की कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का मतलब अर्थ इज ओशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ओशन है, जब जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉन दे देगी, जब जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इट्स मीन दैट देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करना स्टार्ट करेगा। और कब तक रिसीव करेगा, जब तक कि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होना हो जाए, जीरो। अब में भी कुछ लोग ये सोचोगे, सम स्टूडेंट्स, कि ये नेगेटिव भी तो ऐसा रिसीव कर सकता है कि देगा, बट नेगेटिव आर अटैक विद द पॉजिटिव चार्ज। प्लस और माइनस के बीच क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो ये इसको छोड़ नहीं सकता, इसके साथ बधा होगा। बट प्लस और प्लस के बीच क्या है, रिपल्सन, इसलिए ये दूर भागना चाहेगा, इसलिए अर्थ से रिक्वायरमेंट करेगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो अब रिजल्ट क्या आया कि जो सिस्टम आपके पास जैसा था, ये देखो ऑब्जेक्ट, और ये आपका कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज यहां चला आया और पॉजिटिव कहां चला गया, अर्थ में। अब बॉडी को हम इसके सेपरेट कर दें, यही नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो आपका न्यूट्रल था वो आपका कैसा हो गया, चार्ज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। इस प्रोसेस को कौन सा मेथड बोला जाएगा, दैट इज इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में एक सबसे खास चीज होती है कि आपको अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो आपको जो चार्ज बॉडी रखनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट, इसकी अपोजिट कैरेक्टर की। मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना है तो ये कैसा हो, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज लाना हो तो ये बॉडी कैसी चार्ज होनी चाहिए, पॉजिटिव। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि समझ गया, आ गया होगा सब लोगों को कि कैसे इंडक्शन मेथड में हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक। और उसी मेथड को जो अभी हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया, वो डायग्राम ये है। कोई बॉडी है ए एंड बी, बोथ आर केप्ट इन द कॉन्टेक्ट, और हमें इंडक्शन मेथड से इसको क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाए किसके पास, ए और बी। फिर वही फिलॉसफी आई, ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे कैसा, नेगेटिव, या ए पे नेगेटिव और बी पे कैसा, पॉजिटिव। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को हटा लिया, सेपरेटली हो गए, दोनों को अलग कर दिया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। नाउ ये सारा ये स्टेटमेंट वही है जो अभी हम लोगों ने समझा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अब इसके बाद व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट सच एज बिट्स ऑफ ए पेपर और पिट बॉल्स, देन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि आप स्केल को ले लो, अपने हेयर्स में रब करो, और रब करने के बाद जैसे उस स्केल को पेपर पीसेस के पास ले जाते हो, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वो स्केल क्या करती है, उन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो सेम वही है कि व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट इन नियर ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट, किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पास ले जाते हैं तो वो उनको तुरंत क्या करती है, आकर्षित। ठीक, दैट इज शोन बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द देम। और दूसरी चीज, कोई आवेशित वस्तु है और इसको किसी उदासीन वस्तु को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ लेके जाओ तो ये भी हमेशा अट्रैक्शन ही फील करेगा। मतलब कोई चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी पे कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, ऑलवेज अट्रैक्शन का। ठीक है ना, अनलाइक चार्ज है तो भी अट्रैक्शन लगेगा, और न्यूट्रल बॉडी है एक और एक चार्ज है तो भी कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। रिपल्सन केवल तभी आएगा जब बोथ आर लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ओके, नाउ नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ, इसी फोर्स से डिस्कस करते हैं, चार्जेस से, कि अगर दो चार्जेस किसी भी मीडियम में, सपोज करो आपके पास कोई मीडियम है जहां पे आपने दो चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस कर दिए किसी भी डिस्टेंस पे, सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज R।
देन बोथ चार्जेस अप्लाइड ए फोर्स ऑन ईच अदर। नेचर क्या होगा वो जानते हो आप कि अगर लाइक है तो रिपल्सिव, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव। कितना फोर्स अप्लाई होगा वो बोला गया कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इन द वैक्यूम, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। अब अगर यहीं पे मल्टीपल चार्जेस आ जाए, देयर आर मेनी चार्जेस, क्योंकि चार्जेस के लिए फोर्स का एक पेयर चाहिए। सपोज दैट यू हैव मेनी चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू एंड सो ऑन लास्ट Q1, और यहां पे कोई चार्ज रख लो Q0 ना। व्हाट इज फोर्स ऑन द Q0? तो फर्स्ट फोर्स Q1 और Q0 का, सेकेंड Q2 और Q0 का, थर्ड Q3 एंड Q0 का, लास्ट Qn एंड Q0। तो यही बोला गया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो जितने चार्जेस हैं सबका हम पेयर बनाएंगे। पेयर किसके साथ? जिस चार्ज पे आपसे फोर्स डिस्कस किया जाएगा, पेयर हम उसी के साथ क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे Q0 पे फोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो पेयर Q1 एंड Q0, Q2 एंड Q0, Q3 एंड Q0, Qn एंड Q0, यहां पे हम लोग पेयर्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसी के लिए फार्मूला बना। जैसे तीन चार्जेस हैं F12, F13, बन गया फार्मूला 1/4πε0 एंड Q1 Q2 by R12। R12 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, और इसका वेक्टर फॉर्म लेके चल रहे। ओके, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड R13 का यूनिट वेक्टर यूज कर लिया। अब देखो कभी कभी एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स बिटवीन द ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्या पूछा जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स बिटवीन द ग्रुप ऑफ चार्जेस। कुछ चार्जेस ले लो और उनके बीच कितने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो उसकी बात करी जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला बन गया n(n-1/2)। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 10 चार्जेस रख लो, 20 चार्जेस रख लो, उनके बीच कितने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होंगे। जैसे एग्जांपल में हम बोल दें क्या, किसी प्लेस पे हमने 10 चार्जेस रखे, 10 पॉइंट चार्ज, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस। इन आवेशों के बीच कुल अधिकतम बलों की कितनी संख्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला लिखा गया n के प्लेस पे कितने चार्जेस हैं 10(10-1/2), so that is 10 and 9/2, that will be 45 forces। इन 10 चार्जेस के ग्रुप के बीच कितने फोर्सेज अप्लाई होंगे, that will be 45। तो इस फार्मूले को हमेशा नोटिस में रखो, इस पर बेस क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कस होंगे। बात समझ में आई ना, कि कहीं किसी भी प्लेस पे देखो, जैसे Q0 पे फोर्स बनाया जाए ना, तो Q0 का पेयर बनाएंगे अदर चार्जेस के साथ, एक पेयर Q1 और Q0 का, एक पेयर Q2 और Q0 का, एक पेयर Q3 और Q0 का। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 पे फोर्स नहीं लगाएगा, इनका भी तो पेयर बनना है ना। तो इन सारे चार्जेस के बीच मैक्सिमम कितने फोर्स होंगे उसके लिए हम ये फार्मूला बनाएंगे n(n-1/2), और यहां से फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली सा। इज दैट ओके? नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। और यही हो गया मल्टीपल चार्जेस के लिए फोर्स, जो सुपरपोजिशन थ्योरी हम इसी को बोल सकते हैं कि दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरी, कि बहुत सारे चार्जेस हों, उन चार्जेस के बीच कुछ कितने फोर्स अप्लाई होंगे उनकी बात करी जाए। ओके, तो नाउ इसी के बाद आता है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा कि जैसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया गया होगा कि ग्रेविटेशन फील्ड होता है, सेम उसी के बिहाफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई आप पॉइंट चार्ज ले लो, कोई क्या ले लिया जाए, पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट चार्ज सपोज करो प्लस है, इसके अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करो,
ये पॉइंट चार्ज इस चार्ज पे क्या अप्लाई करे, एक फोर्स। दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज, कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें रखा गया परीक्षण आवेश किसका अनुभव करे, एक बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को इस बिंदु आवेश का क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं डिस्कस करना हो तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, अब अगर फील्ड आपको रिप्रेजेंट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम हमेशा पैरेलल लाइन शो करेंगे। ओके, और इस फील्ड में किसी चार्ज को रख दिया जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, चार्ज, तो चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। चार्ज फील्ड में किसका एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स का, और जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा नेचर पे। सपोज करो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड कितना होगा, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। और यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा चार्ज प्लेस करें, एक नेगेटिव चार्ज माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा ऑलवेज अपोजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स अप्लाई होगा, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, आप जानते भी हो, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और ये अगर बात की जाए कि मोशन का क्या इफेक्ट होगा, मोशन ऑफ चार्जेस का इफेक्ट ऑन द फोर्स, तो यहां पे फोर्स पर और फील्ड पर चार्ज के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 ऑन द चार्ज Q2 कैन नॉट अराइजेस इंस्टेंटेनियसली। ओके, एंड द एक्सेलरेटेड मोशन इज चार्ज Q1 प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है तो ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर देगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दीज वेव्स आर टू इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब अगर कोई त्वरित आवेश है तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये चुंबकीय तरंगे संचार व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जितना हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है वो इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही आधारित होता है। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट बाय इट्स इफेक्ट ऑन फोर्स चार्ज एंड इट हैज इंडिपेंडेंट डायनेमिक ऑफ इट्स ओन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस लिए यूज करेंगे, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करना हुआ तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सम प्रॉब्लम्स MCQ, जो आपके पेपर्स में, NDA के पेपर्स में बेसिकली डिस्कस होंगे। तो देखो कहा गया है कि नंबर 1 प्रॉब्लम है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे इक्वायर, मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो उन पर क्या होगा। तो मे भी सबको पता है कि ये फ्रिक्शनल मेथड है। अगर रगड़ रहे हो तो कैसा मेथड हुआ, फ्रिक्शनल हुआ तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज। सबसे खास चीज फ्रिक्शनल मेथड में कि दोनों ऑब्जेक्ट पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा बट अपोजिट नेचर होगा। नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट नेचर, अगर बात की जाए कि दोनों पे क्या आया, इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, दैट इज अ राइट आंसर। ओके, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में इक्वायर एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज बाय द, किस मेथड से हम चार्ज उस पर इलेक्ट्रॉन का या तो इफिशियंसी एक्सेस करें लॉस, या तो डिफिशियंसी करें मतलब कमी, किस मेथड से कर सकते हो, सोचो। हैमरिंग,
लोहे हथौड़े से पीटा जाए, हीटिंग गर्म करके, सेकिंग, रबिंग, कौन सा मेथड आया, सबके बारे में चर्चा कर ली जाए। हैमरिंग से ऐसा कोई इफेक्ट आना नहीं है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ओके, हीटिंग पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, गेन होना नहीं है, और यहां दोनों के बारे में डिस्कस करना है। तो लास्ट ऑप्शन क्या होना आता है, रबिंग। कि रबिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लॉस और गेन दोनों एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो एक पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का गेन, और वही चीज है एक्सेस एंड डिफिशियंसी। ओके, नाउ वी आर मूविंग इन द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर मतलब कुचालक। और यहां पे चार ऑप्शन आपके पास, हवा, ड्राई एयर, शुष्क हवा, डायमंड, एबोनाइट, ह्यूमन बॉडी। तो ड्राई एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है, डायमंड भी इंसुलेटर है, एबोनाइट भी इंसुलेटर है, बट ह्यूमन बॉडी जो होती है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इसका मतलब ऐसा कौन सा चारों में से है जो एक चालक है। तो चालक कौन होता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1 कप ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास कितना है, पानी का 250 ग्राम, और इस 250 ग्राम में टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको कैलकुलेट करने हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहां पे थोड़ा सा हम लोग मोल कंसेप्ट यूज करेंगे, पहला काम। क्योंकि देखो वाटर क्या है, फुल्ली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज, जब भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात हो, पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 280 ग्राम। तो मोल कंसेप्ट हम यूज करें, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O 18 होगा, 18 ग्राम। ओके, हाउ मेनी ग्राम, दैट विल बी 18 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये आया आपके पास कितना, 250 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, यही आएगा नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास, तो ये निकाल लो कुल कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के नंबर फाइंड आउट कर लो। कैसे लिखोगे, 250 बाई 18 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23। हम एवोगाद्रो नंबर अप्रॉक्स यूज कर रहे हैं, 6.02 होता है ना। हम लोग कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए 6 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होते हैं वाटर में, H2O, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के पास 2 इंटू 1, 1 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन, प्लस 8, हाउ मेनी प्रोटॉन्स 10। ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स में हम प्रोटॉन्स का मल्टीपल कर दें। ये क्या पड़ गया आपको, क्या मालूम चल गया, दैट इज नंबर ऑफ 1 and 3, 25 by 3 and 10 to power 25 प्रोटॉन्स आ गए, कितने, 250 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ Q इज इक्वल टू यानी 25 by 3 and 10 to power 25, E की वैल्यू 1.6, 10 to power -19। जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 1.34 and 10 to power 7 कूलम। मीन्स 1 cup 250 ग्राम of water have
1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव होगा उतनी ही अमाउंट में यहां कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। 5 में क्या है इसके बारे में डिस्कस किया जाए। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी फॉर एवरी सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, दैट विल बी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इन योर क्वेश्चन n/t 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, t इंटू 10⁹। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेटिंग द टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 कूलाम, कि 1 कूलाम चार्ज में कितना टाइम स्पेंड होगा, तो फॉर्मूला पढ़े हो Q इज इक्वल टू n, है ना। यहां से आप Q की वैल्यू 1, n t इंटू 10⁹, और E की वैल्यू 1.6 एंड द 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अब आप इसे इवैल्यूएट करोगे तो आपका आंसर हो गया 198 ईयर। मतलब अगर हम किसी बॉडी से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, 10⁹, 10⁹ समझ रहे हो, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, 100 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है। तो उस सिचुएशन में एक कूलाम चार्ज प्रोड्यूस करने में कितना स्पेंड होगा टाइम, दैट इज 198 ईयर। यहां से आप सोच सकते हो कि जो चार्ज का SI यूनिट है कूलम, वो कितना बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। 198 साल, अगर एक आदमी की एवरेज लाइफ 100 साल मान के चलो, तो 2 लाइफ खत्म हो जाएंगे कितना चार्ज प्रोड्यूस करने में, 1 कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मस्ट बी रिमूव from an electrically neutral silver dollar to give a charge of 2.4। ये भी आपके क्वेश्चन पर बेस करता है। सेम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू n, आप Q की जगह 2.4 यूज करो, और फिर उसके बाद n की जगह फाइंड आउट करना है 1.6 10⁻⁻19। अब इसके बिहाफ पे जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, दैट विल बी 1.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन विद प्लस साइन। ओके, वी आर मूविंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 1 kg contain 4 into 10⁻20 atoms. If one electron is removed from every atoms of the solid, then charge is gained by the 1 gram. तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 kg में कितने एटम्स हैं, 4 into 10⁻20 एटम्स हैं। तो पहले ये निकालो कि 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एंड 1 kg है 1000 ग्राम। तो यहां लिख सकते हो 1 ग्राम है नंबर ऑफ एटम्स, कितने आए, 4 into 10⁻20, और 1 kg मीन्स 1000, तो दैट इज 4 into 10⁻17 क्या आ गए, एटम्स। 1 ग्राम में कितने एटम्स हुए, 4 into 10⁻17 एटम्स हो गए। फिर बोला गया कि एवरी एटम फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन, एवरी एटम, एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही बन गए ना, जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन। अब आपको चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल टू n। ओके, और n की वैल्यू 4 into 10⁻17, E की वैल्यू 1.6 एंड 10⁻⁻19, तो 1.6 into 4 that will be 6.4, 10⁻⁻2। 10 to power minus 2। 10 to power minus 2 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 10 to power min
ओके, तो दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।